राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है खबरनामा में। देश कोरोना संक्रमण से त्राहिमाम कर रहा है। आलम यह है कि अब संक्रमितों की हर रोज की तेजी से बढ़ती जा रही संख्या लोगों की नींद उड़ा रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है तो शमशान घाटों में लंबी लाइनें सरकार और सिस्टम के मुंह पर तमाचा मारने का काम कर रही हैं। आलम यह है कि लोगों को अस्पतालों में जगह तक नहीं मिल पा रही है। जगह अगर मिल भी गई तो ऑक्सीजन की कमी से लगातार लोगों की जान जा रही है। लोग तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं। लोग मर भी गए तो सम्मान से अंतिम संस्कार नहीं मिल पा रहा है। अब इस संकट के समय में सरकारें लीपापोती में लगी हैं तो वहीं विपक्ष लोगों की मदद का दम भर रहा है। लेकिन ऐसे वक्त में समाज ने संक्रमितों की मदद का जिम्मा उठा रखा है। खस्ता हाल में पड़े सरकार के सिस्टम को पीछे छोड़ते हुए समाज लोगों की मदद में जुटा हुआ है। हालांकि आज भी सबसे बड़ी चुनौती लोगों तक ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी जरूरी दवाइयां पहुंचाना है। बढ़ते संक्रमण पर सरकार सख्ती से कदम तो बढ़ा रही है, लेकिन हालात जब से तस बने हुए हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब इस बीच दिल्ली सरकार ने भी लॉकडाउन को और बढ़ाने का फैसला किया है ताकि बढ़ते संक्रमण को दिल्ली में रोकने की कोशिश की जा सके। जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे। इसी के साथ बढ़ते संक्रमण पर सरकारें कदम तो उठा रही है, लेकिन अभी भी जो हालात हैं वो जस के तस बने हुए हैं। और ऐसे में अब सामाजिक लोग, समाज निकलकर संक्रमितों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। आपको बताएं कि सबसे बड़ी चुनौती आज भी ऑक्सीजन की है, रेमडेसिविर जैसी जरूरी दवाइयों की है। तमाम जो सरकारें हैं वो कोशिश में लगी हैं कि जैसे जैसे हालात बिगड़ रहे हैं वैसे सख्ती बढ़ाई जाए ताकि इन हालातों पर काबू पाया जा सके। लेकिन अभी भी जो हालात हैं वो गंभीर बने हुए हैं। और आज के इन तमाम हालातों को लेकर ही चर्चा करने की हम कोशिश करेंगे। इसी चर्चा में हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एएनपी न्यूज पर। अविरल मिश्रा हमारे साथ हैं, समाज सेवी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। प्रेम सर, सबसे पहले रुख में आपका करना चाहूंगा, आज के जो हालात देश में हैं, क्या कहेंगे सर आप इन हालातों को लेकर? देखिए, हालात को विश्लेषण करने का एक तरीका ये है कि ये क्यों हुआ इसको समझा जाए जी। लेकिन जितनी पैनिक स्थिति है अभी हमें उस पर ध्यान देने का वक्त नहीं है कि ये क्यों हुआ। अब हम इसको टैकल कैसे करें, ये हमारा फोकस पॉइंट होना चाहिए जी। तो स्थिति ये है कि जो जिनको कोरोना रोग हो जा रहा है उनको आगे कैसे उपचार मिलेगा वो नहीं हो रहा है। अस्पताल तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, रेमडेसिविर की कमी हो रही है। ये सारी चीजें जो हो रही है ये अव्यवस्था है। और ऐसा नहीं कि पूरे देश में अव्यवस्था है जी, ऐसा भी नहीं है कि पूरे देश में अव्यवस्था है। देखिए, तमिलनाडु, केरल, इन सब जगहों पर भी संक्रमण बहुत तेजी से आया है। लेकिन वहां आपने सुना क्या कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, कि रेमडेसिविर की कमी हो गई, कि कालाबाजारी हो रही? नहीं सुना। इसका कारण है, इसको समझना पड़ेगा क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, जब पेशेंट को हमको 2-3 हिस्सों में बांट कर देखना चाहिए। एक, जो पेशेंट तुरंत जिसको लक्षण आ रहे हैं
उनको कैसे घर में इलाज मिल सके, उनको उनका टेस्ट बिना रुकावट के कैसे हो। बिल्कुल, आज तो टेस्टिंग के लिए आपाधापी हो रही है। ठीक है सूरज जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, हमें सीधा रुख करना होगा। इस वक्त देश के तमाम बड़े डॉक्टरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्या कुछ डॉक्टर कह रहे हैं, आइए रुख करते हैं। बैंड करने में, और क्योंकि आप जब लंबा सांस लेके रोकते हो तो ऑक्सीजन की एक्सचेंज भी ज्यादा होती है ब्लड के साथ, तो आप देखेंगे कि अपनी लंग्स की हेल्थ को ठीक रखना है, और अगर जो टेंडेंसी कोई हो तो वो जो प्रोन पोजीशन में बताया वो होना जरूरी है। अगर जो इससे आपके घर में आइसोलेशन की फैसिलिटीज ठीक नहीं है तो हम सब हॉस्पिटल्स ने एक क्वारंटाइन फैसिलिटी अपने हॉस्पिटल के पास ही ले ली है, जैसे हमने रेड फॉक्स लिया है। हम पेशेंट्स को जिनको कुछ एंजाइटी है या जिनके पास घर में सुविधाएं नहीं है, हम रेड फॉक्स में उनको भेज देते हैं। वहां पे हमारे डॉक्टर और नर्सेज उन पे मॉनिटर रखते हैं। अगर जो वहां से किसी को तकलीफ होती है कि बात बढ़ गई, जो 5% की बात कर रहे हैं हम, उनको फिर हॉस्पिटल में लिया जाता है। तो ये रूट भी बहुत सिक्योर लगता है लोगों को, तो इसीलिए घर सबसे ज्यादा अगर जो मॉनिटरिंग हो रही है, डॉक्टर आपको सेटिस्फैक्टरी अगर जो आपको मॉनिटर कर रहा है तो वो सबसे अच्छा है। उसके बाद मैंने बताया इंटरमीडिएट एंड हॉस्पिटल तभी जाना है जब इंट्रावीनस ड्रग्स की जरूरत हो, या नॉर्मल ऑक्सीजन जो 2-4 लीटर दे रहे हैं हम, उसके बावजूद भी ऑक्सीजनेशन बहुत गिर रही है। सो ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को सबको अपना प्रोटेक्शन करना है सबसे पहले, डिजीज से पहले। वो जो तीनों गुर बोल रहे हैं हम कि बार बार जो मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन की बात करते हैं, उसको आप डबल अप करिए। मतलब ये कि अगर जो आप घर से बाहर जा रहे हैं कहीं क्राउडेड प्लेस में, तो डबल मास्क यूज करें। N95 है तो N95 और एक वो जो उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क, अगर जो नहीं है कॉटन मास्क भी यूज करते हैं तो 2 करें, एक और उसका ऐसे टाई करें कि वो सील बन जाए आपकी फेस के ऊपर, तो इससे जो ब्रीदिंग हो आपके नोज और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। खबरनामा, खबर से असर तक। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। वैक्सीन के बारे में जब तक के परिणाम आए हैं कि पूरी तरह सुरक्षित है, हमें इस पे विश्वास करके इस वैक्सीन को उस हर व्यक्ति को जिसका नंबर आता है वह इसको लें, तो यह एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा हर एक नागरिक को कोरोना महामारी से बचाव के लिए। दूसरा, मेरी अपील है प्रदेशवासियों से कि वैक्सीन लेने के बाद भी हमें बचाव के सभी उपाय और सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, जिसमें मास्क की अनिवार्यता और 2 गज की दूरी की अनिवार्यता आवश्यक है। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर।
पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं AN। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधा रुख करते हैं फिर से डॉक्टरों का। डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं वरिष्ठ डॉक्टर, आइए रुख करते हैं। गुड आफ्टरनून, नमस्कार डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर त्रेहान, डॉक्टर नवीद एंड हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, धन्यवाद करना चाहूंगा मुझे बुलाने के लिए। मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इंडिया हूं। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा कि वैसे तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे डॉक्टर त्रेहान जी हैं, डॉक्टर गुलेरिया जी हैं, उन्होंने बहुत सी सारी बातें इस कोविड-19 के इन्फेक्शन को लेकर के क्लियर कर दी हैं और ये सभी तथ्य हमें ध्यान में रखने चाहिए। हमें इस बात पर इत्मीनान रखना चाहिए कि हमारे इतने सीनियर डॉक्टर्स जो है, जिनका इंटरनेशनल प्रोफेशनल स्टैंडिंग है, जिन्होंने इसके माध्यम इस कोविड-19 इन्फेक्शन के बारे में न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया को ज्ञान दिया है, वह हम सबको हमारी जनता को बता रहे हैं कि पैनिक नहीं करना है। तो एक विश्वास आना चाहिए। तो जब हम सब लोग मिल करके आपके सामने आ रहे हैं तो ये आप सभी को विश्वास करना चाहिए कि तथ्यों पर ध्यान दें, ना कि पैनिक सिचुएशन पर। देखिए, जहां तक हमारी लड़ाई की बात है, इस बात पे ध्यान रखिए, 2020 एक बहुत ही एक अजीब सी नई बीमारी लेकर के आया और हमने उस समय हमारी इस बारे में कोई तैयारी नहीं थी। भारत सरकार ने अपनी पूर्णतः अपना कर्तव्य निभाया और जहां हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग बिल्कुल एक अनोखे स्तर पर पहुंचा दी, जहां हम लोग RT-PCR टेस्ट करने की एक लैब होती थी हमारी, वहां हमने 2000 से ऊपर 2500 से ज्यादा लैब्स बना लिए पूरे देश में। जहां हमारे पास टेस्ट की कैपेबिलिटी बहुत कम थी, वहां हमने लाखों में टेस्ट करने की जिम्मेदारियां और निभाई हैं और कैपेबिलिटी तक पहुंचे हैं। जहां हम PPE किट्स के बारे में बात करें, जहां हम अपने मास्क के बारे में बात करें, तो जहां हमारे बेड्स की बात करें, जो हमारे जो हॉस्पिटल बेड्स होते हैं या कोविड केयर सेंटर्स होते हैं, जिनमें हम सिर्फ माइल्ड केसेस को एडमिट करते हैं, या हमारे जो ट्रैकिंग टेस्टिंग जो कैपेबिलिटीज होती हैं, जो टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं और एसिम्प्टोमेटिक या वो बहुत ही घर में उनका इलाज किया जा सकता है, उनको ट्रैक करना, उनसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना, उनके हालचाल पूछना, उनको सही सलाह देना बाय पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन या थ्रू हेल्पलाइन। तो एक बहुत बड़ा सफर हमने पिछले साल तय किया और देयरफॉर ये हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारी जो सरकार है या हमारे जो भी स्टेप्स लेते हैं इस बारे में, वो बहुत कंक्रीट और साइंटिफिक स्टेप्स लेते हैं। हमारे यहाँ कई सारे ग्रुप बने हुए हैं जो बिल्कुल टॉप साइंटिस्ट को लेकर के हैं, टॉप डॉक्टर्स को लेकर के हैं, टॉप माइक्रोबायोलॉजिस्ट को लेकर के हैं, टॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट को लेकर के हैं। तो वो भारत सरकार को सलाह दे रहे हैं। हम भारत सरकार का एक तरह से उसको अग्रणीय रोल अदा कर रहे हैं ताकि हम देश में इस कोविड-19 की लड़ाई को आगे ले जाएं। तो पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये जो इन्फेक्शन हुआ है, ये जो इस साल जो इन्फेक्शन फैल रहा है, उसके मेरी राय में तो मुख्यतः दो कारण हैं। एक तो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूल गए। हमने ये कहा जाता है कि हम ह्यूमन बीइंग की जो मेमोरी होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, और ये साबित कर दिया हमने कि हम बहुत जल्दी भूल गए कि हम तो अमर हैं, अजर हैं, और हम इकट्ठा भी रह सकते हैं, बिना मास्क के भी रह सकते हैं, घुल मिल सकते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन कोविड हिट अस बैक, तो इसलिए हमें ये बात को ध्यान रखना चाहिए। और इस बीच रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के उस पार भी चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। खबरनामा, खबर से असर तक।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधा रुख करते हैं, डॉक्टरों का क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनते हैं। अप्रोप्रिएट लगाएं, एक भी लगाएंगे बहुत अच्छा है, जैसे त्रेहान साहब ने कहा, और रीइंफोर्स कर लेंगे जहां जरूरत है तो और भी अच्छा है। तो इस तरह से आप अपने बिहेवियर को पॉजिटिव रखिए, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जब आप आइसोलेशन में होते हैं, जब आप जैसे मान लीजिए आपको इन्फेक्शन हो गया, माइल्ड इन्फेक्शन है और आपको घर में इलाज करना, ये बात देखिए बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर गुलेरिया और डॉक्टर त्रेहान ने बड़े ही अच्छे तरीके से साफ शब्दों में कही कि 99% लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। मैंने भी देखा है, मेरे पास भी कई सारे फोन आते हैं दिन भर में कि हमें यहाँ बिस्तर दिला दो, हमें वहां बिस्तर दिला दो। तो मेरा सर्वप्रथम ये प्रश्न होता है कि आप बीमार कितने हैं। तो लगातार जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं उसी को लेकर तमाम जो वरिष्ठ डॉक्टर थे देश के वो चर्चा कर रहे थे और बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से हमें बचना है। लगातार चर्चा जारी और हमारे साथ दोनों मेहमान भी बने हुए। मैं अविरल मिश्रा आपका रुख करना चाहूंगा। समाज से भी आप लगातार कोशिश कर रहे हैं लोगों की मदद करने की भी, किस तरीके से आप मदद कर रहे हैं और किस तरह की चुनौतियां होती हैं? जी, मैं अपनी टीम के साथ, मेरी टीम है जो पूरे भारत देश में काम कर रही है और मैं आपको दिखाता हूं। मैंने कुछ डेटास कलेक्ट किए हैं, ये डेटा है और इसमें पूरे भारत देश के लोग जुड़े हुए हैं जो एक साथ मिलके, मेरे टीम के भी लोग हैं इसमें कई। मैंने इसमें एक रिसर्च किया था इंटरनेट के माध्यम से, फोन कॉल्स के माध्यम से, जिससे उन लोगों की एक लिस्ट बनाई गई है जो पूरे भारत देश में लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनको चाहे ऑक्सीजन की आवश्यकता हो या रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता हो, या उनको किसी भी प्रकार की, किसी के यहाँ पे आर्थिक प्रबंधन नहीं है, किसी के यहाँ पे भोजन की अव्यवस्था है, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का एक समूह बनाया गया है जो पूरे भारत देश में काम कर रहे हैं। और ये ऐसा काम है कि हर कोई तो अपना सामाजिक जीवन जीता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है और कि समाज में हमें अपना पूरा योगदान करना चाहिए। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करता है। हमें अपने समाज के लिए लगभग 2 घंटे 3 घंटे जो भी हम समय दे पाए उसको हमें अपने समाज में देते हुए लोगों की मदद करती रहनी चाहिए। लेकिन और ये एक बात हम समझने की कोशिश करें, बहुत अच्छी बात है कि समाज आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रहा है। रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की आप बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की आप बात कर रहे हैं, जो चीज मार्केट में नहीं मिल पा रही है वो कैसे आप उपलब्ध कराते हैं? किस तरीके से आपके पास डेटा आता है कि कहां पर जो ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, कहां पर दवाइयां उपलब्ध होंगी, और किस तरीके से और भी जो लोग हैं इस तरीके से लोगों की और भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि लगातार लोगों को सबसे ज्यादा फिलहाल ऑक्सीजन की कमी मिल रही है? जी, गवर्नमेंट ने कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स पे कुछ डेटाज ऐसे लोगों तक पहुंचाने का काम किया है गवर्नमेंट ने, सरकार ने हमारी, कि जिसके माध्यम से वो उन्हें जस्ट एक अपना फॉर्म फिलअप करना है और उनको सारी अपडेट
अपने आप मिलती चली जाएंगी। उन लिंक्स को मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर प्लेटफॉर्म हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसके माध्यम से मैंने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है और कई लोगों की मैं मदद भी कर पा रहा हूं। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जहां मैं अपने आप को असहज, अपने आप को मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं क्योंकि मेरे मदद करने के पहले ही उनकी जान चली जा रही है। बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, मैं रुख आपका करना चाहूंगा। सरकार अपनी तरफ से कोशिश करने के दावे कर रही है, सिस्टम फेल करने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन यहां पर जो समाज की भूमिका आप देख रहे हैं, आप खुद देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़कर लोग मदद कर रहे हैं। उस तरह की स्थिति पहले कभी हमने कम से कम नहीं देखी कि भाई यहां पर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, यहां पर किसी को रेमडेसिविर की जरूरत है, इस हॉस्पिटल में इतने बेड खाली हैं, किसी को जरूरत है तो आ सकता है। ये आप इस नए बदलाव पर आप क्या कहेंगे प्रेम जी? देखिए, ये हमारे समाज की खासियत है और निश्चित रूप से इन्हीं अच्छाइयों की बदौलत तमाम बुराइयों के बीच ये समाज खड़ा है, जहां विरल मिश्रा जी जैसे लोग जुड़े हुए हैं, देश में काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब की अपनी सीमाएं होती हैं। सीमाएं हैं, जब सिस्टम फेल हो जाता है तो ये अपनी सीमा में काम करते हुए भी लाचार होते हैं, निराश होते हैं और इनको भी संभलने और संभालने दोनों की जरूरत पड़ती है। तो ये स्थिति होती क्यों है? ये सिस्टम फेल होता क्यों है? बिल्कुल। मैं बहुत छोटी सी बात आपको कहता हूं कि जब ये तय हुआ कि वैक्सीनेशन होना है और वैक्सीनेशन होना है तो कितने लोगों का होना है ये भी मालूम था कि लगभग 2 डोज है तो 2 करोड़ डोज जब तक नहीं दिए जाएंगे तब तक ये हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी। तो 2 अरब डोज का यहाँ उत्पादन का इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए। यकीनन। आज क्या स्थिति है? 14 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, 99 दिन लग गए हैं। अप्रोक्स आप 100 दिन में 14 करोड़ दे रहे हैं वैक्सीनेशन। तो इस हिसाब से अगर 200 खुराक देंगे तो आपको 3.5 साल लग जाएंगे जी, उससे ज्यादा। तो ये क्या तैयारी है? तो इस बीच अगर ये पैनिक सिचुएशन पैदा होता है तो आम लोग तो अपने हिसाब से जान बचाने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को, वो दिख रहा है। लेकिन सिस्टम कोलैप्स हुआ है, डिसीजन गलत साबित हुआ है। समय पर हमारे सीरम इंस्टीट्यूट और को वैक्सीन बनाने वाली जो बायोटेक कंपनी है, इनको न तो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया, न तो प्रोडक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने दिया गया। अरे विदेशी कंपनियों ने हमसे ज्यादा वैक्सीन ले लिया इसी सीरम इंस्टीट्यूट से और हमने सिर्फ 1.1 करोड़ का इनको ऑर्डर दिया। ये 300 करोड़ मांग रहे हैं। 3 हफ्ता से हम चुपचाप मुंह पे उंगली डाल पे बैठे हैं, हम इनको 300 करोड़ रुपए नहीं दे सकते। किस काम का ये बजट में 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए आवंटित किया गया? ये पैसा हो क्यों रहा है? आपने स्टेट्स पर छोड़ दिया। स्टेट्स ने तो अपने बजट में प्रावधान नहीं किए थे। सही बात। किसी स्टेट्स ने क्या बजट में प्रावधान किया था? आम बजट में 35 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ तो वैक्सीनेशन आम बजट के पैसे से आना चाहिए। ये टोपी ट्रांसफर की पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अविरल जी, चुनौती लगातार आपके सामने होंगी। आप अगर हम जानने की कोशिश करें, क्या वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं? और खासतौर से उन इलाकों की अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरीके से प्रेम जी ने कहा, आपकी भी कुछ सीमाएं होंगी और सीमाओं से बढ़कर काम नहीं हो पाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे मदद मांगते होंगे। हम ग्रामीण क्षेत्रों की विशेष तौर पर अगर हम बात करें, ऐसी जगहों की हम बात करें जहां पर संसाधन नहीं है, जहां पर चीजें नहीं पहुंच पाती हैं, वहां पर आपको क्या चुनौती दिखती है? कुछ ऐसे काफी ग्रामीण क्षेत्र है। मैं आपको बताऊं, ग्वालियर से मेरे पास एक फोन आया था, झांसी से जी। तो झांसी में एक ऐसा परिवार था जो जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी बट ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रहा था जी। तो मैंने कुछ लोगों से, वहां के जो लोकल लोग थे, मैंने उनसे मदद मांगी और वो जाके उनकी सहायता कर चुके। बट कल एक ऐसा मेरे पास केस आया था, सहारनपुर, शाहजहांपुर की मैं बात करूं, शाहजहांपुर में एक ऐसा परिवार था जो घर अपने हॉस्पिटल के सामने था। उनकी फाइलें तो बना दी गई कि हाँ आपको एडमिट कर लिया जाएगा, लेकिन जब उनका केस खराब होते हुए देखा गया तो उनको बोल दिया गया कि हॉस्पिटल में बेड्स ही नहीं खाली है, ऑक्सीजन ही नहीं खाली है। तो मेरे एक मित्र हैं दर्पण जी, जो हमारे साथ हमारी टीम में मिलके बहुत सहयोग कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। मैंने उनसे संपर्क किया, उन्होंने वहां पे किसी अधिकारी से बात की, बट वहां पे मैंने ट्वीट भी किया, मैंने हर माध्यम यूज किया, मैंने लोगों से भी बात की, मैंने अधिकारियों से भी बात की, वहां के जो लोकल पॉलिटिशियंस थे उनसे बात की, बट कोई भी नतीजा नहीं निकला। और आज सुबह 5:30 बजे मेरे पास फोन आया कि वो अब दुनिया में नहीं रहे। तो मैं कभी कभी इतना खुद को असहज महसूस करता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम लोगों की अपनी एक सीमाएं हैं, उन सीमाओं को लांघना भी अच्छी बात नहीं है और ना मैं उसको लांघ के कुछ ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं। मैं बस
अपने केंद्र सरकार माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से और जो तमाम मुख्यमंत्री इस पूरे देश में, मैं उनसे बस यही निवेदन करूंगा कि जो भी है एक ट्रांसपेरेंसी का काम होना चाहिए। बिल्कुल, यकीनन। लोगों के लिए रेमडेसिविर के लिए एक हेल्पलाइन नंबर वहां पे जारी किया गया था सरकार द्वारा, बट उस नंबर पे मिस कॉल तो आप देते हैं, आपके पास मैसेज भी आएगा कि आपके लिए रेमडेसिविर ऑफिस से, हेल्प डेस्क से फोन आएगा, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते। बिल्कुल, अभी इसको हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रेम जी हमारे साथ जुड़े, आपका प्रेम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया। और इस बीच हम रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के उस पार भी चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। खबरनामा, खबर से असर तक। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है, तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अज ही अपना टीकाकरण करवाओ। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने पंजाब भर च टीकाकरण दे पुख्ता इंतजाम कीते हुए ने। अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उन्हां नूं बचाउणा है, तो इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। तो अज मेरी यही बेनती है तुहानूं कि तुसीं मेरी गल मन्नो, सारे तुसीं लगाओ ताकि तुसीं भी बचो और नाल तुहाडे घरां दे विच जो 45 साल तो उपर ने उन्हां नूं भी लगाओ ताकि अपना परिवार बच सके। पहली डोज लगन तो 4 हफ्तियां बाद दूजा डोज लगेगा। टीकाकरण उपरांत तुहानूं हल्का जिहा बुखार आ सकदा है, जिस ते घबराउण दी लोड़ नहीं। किसी भी तरह दी अफवाहां च ना आओ। टीकाकरण संबंधी मन विच कोई शक है तां 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। कोविड टीकाकरण पंजाब लई, अपने परिवार लई। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हमारे साथ अविरल मिश्रा बने हुए हैं, समाजसेवी हैं, साथ में हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, राजीव तिवारी। सबसे पहले राजीव, मैं रुख आपका करना चाहूंगा, दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया, उसके बाद की स्थिति क्या है? जी राजीव, आवाज मिल रही है आपको? राजीव तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अविरल मिश्रा, मैं रुख फिर से आपका करना चाहूंगा। चुनौती की हम बात कर रहे थे, किस तरह की चुनौती, और अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर, आपने बताया कि किस तरह की स्थिति रहती है, खासतौर पर अगर हम देखें कि ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह की शॉर्टेज है, उसमें क्या असुविधाएं आपको होती हैं? सर, ऑक्सीजन को लेके जो असुविधा मैं ज्यादातर फेस कर रहा हूँ कि अयोध्या है, अयोध्या में कई लोग ऐसे हैं जो जिनको ऑक्सीजन की कमी से समस्याएं आ रही हैं, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उन्होंने कुछ ऐसे चीजें की हैं, जैसे उन्होंने जर्मनी से ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन प्लांट्स मंगाए हैं। तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में जो ये ऑक्सीजन की समस्याएं आ रही हैं, ये खत्म हो जाएंगी। बाकी लखनऊ में कल जो है ऑक्सीजन एक्सप्रेस नाम की ट्रेन आई थी, बनारस में गई थी, तो उससे लोगों को कहीं ज्यादा तौर पे लोगों को काफी अच्छी मदद मिल सकेगी।
और एक चुनौती जो मैं लोगों के बीच में देख रहा हूं, जो एक बहुत बड़ा संकट भी हमारे बीच में बन सकता है, वो ये है कि लोग जो है बहुत ही ज्यादा इसको कैजुअली ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्थान है कि जहां पे प्रशासन शासन उनसे विनती करता है, हाथ जोड़ के बोलता है कि आप मास्क लगाए रखिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, कोविड का टीका लगवाइए, लेकिन लोग इसको बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, लोग इसको बहुत कैजुअली ले रहे हैं और वो बहुत ही सीरियस नहीं दिख रहे हैं जी कोविड-19 को लेके। तो मैं लोगों से बस यही अपील करना चाहता हूं कि प्लीज कोविड का टीका लगाइए, अनावश्यक घर के बाहर मत निकलिए और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। बिल्कुल। राजीव तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से। लेकिन अविरल, मैं फिर से रुख आपका करूंगा, और हम अभी सुन रहे थे जो वरिष्ठ टॉप डॉक्टर्स इंडिया के, उन लोगों ने बोला, उन्होंने समझाने की भी कोशिश की कि 99% चांसेस में भर्ती की जरूरत नहीं है। ऐसे में आपको किस तरह से जो लोग कॉल करते हैं, क्या वो ज्यादातर सभी लोग सीरियस होते हैं या लोगों में पैनिक की जो स्थिति है वो पैदा हो चुकी है, इस वजह से इस तरह के हालात बने हैं? जो ये कोविड-19 नामक जो बीमारी चली है, इससे लोग घबरा गए हैं जी। इसमें एक समस्या ये भी है कि जो आंकड़े लोग दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, मीडिया चैनल्स पे चल रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सकारात्मक विचार को भी लोगों के बीच में लाने की जरूरत है कि इतने लोग आज ठीक होके अपने घर परिवार में सकुशल पहुंचे। क्योंकि नकारात्मक जो चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, उसके माध्यम से लोगों के बीच में एक पैनिक की स्थिति बन गई है। लोग बहुत पैनिक कर रहे हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल 85 है, 90 है, और वो थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो भी लोग समस्या में आ जाते हैं, सोचते हैं कि अभी मैं क्या करूं। तो लेकिन मैं उनको यही बताना चाहता हूं कि यदि आपको ऑक्सीजन लेवल आपका डाउन हो रहा है, आपको तुरंत कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, आप पेट के बल लेट के अनुलोम विलोम कीजिए, उससे आपको काफी फर्क मिलेगा। और आप लोग प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, उससे आपको बहुत फर्क मिलेगा। और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मैं अपना नंबर भी आपको बता सकता हूं। मेरा नंबर है 7991247637। आपको पूरे देश में कहीं भी जरूरत होगी तो मैं आपके लिए खड़ा हूं। चलिए, मैं आपके लिए हर यथासंभव मदद करूंगा। ठीक है। राजीव तिवारी, रुख में आपको करना चाहूंगा, दिल्ली में लॉकडाउन का एक बार फिर से ऐलान कर दिया गया है, क्या स्थिति उसके बाद की है? लोगों में क्या निकलकर सामने आ रहा है? लोग क्या निराश है इस बात से? बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है, क्योंकि इस तरीके से लगातार जो कोरोना के मरीजों की गिनती है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। मगर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने निरंतर कोशिश जरूर की थी, मगर कोशिश इतनी कामयाब नहीं थी, क्योंकि धरातल पर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की खामियां भी नजर आई। मगर बात करें जिस तरीके से लॉकडाउन की, तो मिनी लॉकडाउन जरूर लगाया गया था। दिल्ली सरकार ने कहा था कि छोटा सा लॉकडाउन है, लॉकडाउन आगे बढ़ेगा नहीं, मगर अब जाके कहीं ना कहीं जैसे ही लॉकडाउन की जो समय सीमा थी वो खत्म होने लगी, तो उसके बाद 1 हफ्ते के लिए फिर से 6 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। मगर कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन लगाने का रीजन दिल्ली सरकार का सिर्फ यही है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है। और खास तौर पर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। मगर लगातार अस्पतालों की बात करें, तो प्राइवेट अस्पतालों की बात करें या सरकारी अस्पतालों की बात करें, बड़े अस्पतालों की सीधे कहीं ना कहीं उनमें भी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, सुविधाएं नहीं हो पा रही है। और कहीं ना कहीं राज्य सरकार केंद्र सरकार से गुहार लगा दिया, केंद्र सरकार उसको अमल करती हुई नजर आ रही है, मगर कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव जरूर है। मगर कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना को लेकर लॉकडाउन लगाया गया था और उन लोगों को घरों में रुकना चाहिए था, मगर अभी भी कहीं ना कहीं लोग बाग जो है बाहर से अब निकलते नजर आ रहे हैं और लगातार बेवजह किसी न किसी काम से या फिर किसी बहाने से बाहर घूमने की कोशिश कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आता जा रहा है, जैसे जैसे अस्पतालों की हालात दिख रही है, तो उससे कहीं ना कहीं लोग बाग भी पैनिक होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर अभी भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है और कहीं ना कहीं लोग बाग, खास तौर पर युवाओं की बात करें तो युवा अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और किसी न किसी बहाने से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि शुरुआत में ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि लॉकडाउन लगाने की स्थिति नहीं है, हम बेहतर स्थिति में, हालात जब ज्यादा बिगड़ जाएंगे तब हम ये फैसला लेंगे। लॉकडाउन लगा दिया जाता है और फिर से बढ़ा दिया जाता है, तो पलायन की स्थिति कैसी है? क्या अभी भी लोग निकलकर पलायन कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की रणनीतियों की, दिल्ली सरकार की रणनीतियों में कहीं ना कहीं खामियां जरूर रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से कहा था, पहले होली के मद्देनजर कहा था कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे और लॉकडाउन की स्थिति जब ज्यादा बिगड़ेगी तो ही लॉकडाउन लगाया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं फिर 6 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया, उससे पहले वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था। मगर कहीं ना कहीं जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए तो दिल्ली सरकार को सख्ती करनी पड़ी। मगर बात करें प्रवासी मजदूरों की, दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए कहा जरूर था कि वो दिल्ली सरकार है उनकी मदद के लिए, मगर कहीं ना कहीं अभी तक
यानी कि जिस तरीके पहला लॉकडाउन यानी मिनी लॉकडाउन 6 दिनों का वो खत्म हो चुका है और लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ ना कुछ कदम होने चाहिए थे, मगर वो कदम अभी तक नहीं उठाए गए और लगातार इस लॉकडाउन के बीच में भी प्रवासी मजदूर डूबने से तिगने दाम देकर भी जाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनको पता है कि दिल्ली के हालात बिल्कुल बिगड़ रहे हैं और उनको पहले से ही अंदेशा था कि दिल्ली के अंदर दोबारा से लॉकडाउन लग सकता है। तो वही स्थिति दोबारा आ चुकी है और लॉकडाउन को बढ़ाया जा चुका है, मगर प्रवासी मजदूरों के लिए अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे प्रवासी मजदूरों को राहत मिलती नजर आए। मगर हाँ, केंद्र सरकार ने जरूर अपनी अमल कहा है कि 1 मई से 2 महीने के लिए राशन दिया जाएगा, हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया जाएगा। मगर क्या लगता है कि 5 किलो का अनाज से 1 महीने का गुजारा हो सकता है किसी व्यक्ति का? जी बिल्कुल बिल्कुल। राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। अविरल, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। लॉकडाउन की कई राज्यों के अंदर हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन लगा दिया गया है, बावजूद इसके जो आंकड़े हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति खासतौर से हम देखें, लखनऊ में बहुत बुरा हाल है। हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा, आपने सुना, आपने देखा, क्या लगता है कि क्या लॉकडाउन इसका इलाज है? लॉकडाउन तो मेरा ये मानना है कि जो गरीब वर्ग है हमारे देश का, गरीब वर्ग के लिए लॉकडाउन एक समस्या है। और मैं एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी चीज हो जाएंगे मैं बोलूंगा तो, लॉकडाउन ना लगाएंगे तो भी समस्या और लगाएंगे तो भी समस्या है। लेकिन मुझे लगता है कि जो कोरोना के आंकड़े पहुंच रहे हैं, इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से लॉकडाउन तो ठीक है, अच्छी चीज है, लगा देंगे तो उस पर थोड़ा कंट्रोल पाया जा सकता है। लेकिन लॉकडाउन यदि लगा दिया जाएगा तो हमारे देश में जो गरीब मजदूर हैं वो कोरोना से तो नहीं, लेकिन हाँ भूख से जरूर मर जाएंगे। इसलिए मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि लोग सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, अनावश्यक घर के बाहर ना निकलें, मास्क डबल लगाएं, अपनी सुरक्षा स्वयं करें, अपनी सुरक्षा करें, लोगों का भी ध्यान रखें, थोड़ा दूरी बना के रखें। तो ये जो एक अभी इतना ज्यादा समस्या, एक जो नियंत्रण नहीं पा रहे हैं हम लोग कोरोना पे, इस पे हम नियंत्रण आसानी से पा सकते हैं यदि हम इन सारी चीजों का उपयोग करें। लेकिन अविरल, सिस्टम फेल है, सिस्टम फेल की बातें कही जा रही हैं और तमाम तरह की लोग खुद अपना ख्याल रखें, इस तरह के हालात पैदा हो गए। क्या लगता है कि क्या चाहे केंद्र की सरकारें हों या फिर राज्य की सरकारें हों तमाम, तो उनकी तैयारी नहीं थी, तैयारी नाकाफी थी। 1 साल का लंबा वक्त मिला, हमने अपने अनुभव को उसको सुधार करके हमने स्थिति को बेहतर बनाने के बजाय हमने लापरवाही बरती। यही वजह है कि आज जो हालात हैं और भी गंभीर है। जो ये समस्याएं आ रही हैं लोगों के बीच में, इसमें मेरा ये मानना है कि लोगों को खुद से ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार लोगों के लिए लगातार कोशिशें कर रही है और कहीं ना कहीं सरकार से कुछ ना कुछ ढिलाई हो गई है, उसको मैं बोलता हूं। लेकिन जो ढिलाई हो गई है उससे वापस नियंत्रण कैसे पाना है, ये हम लोग का, आपका, हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने भारत को वापस वो खूबसूरत भारत कैसे बनाएं जहां पे लोग, बच्चे शाम को सड़कों पे खेलते हैं, पार्क में खेलते हैं, लोग नॉर्मल एक जीवन जीते हैं, उसको लाने पे ज्यादा भी अपने ध्यान को केंद्रित किया जाए तो मैं समझता हूं कि ये बेहतर होगा। क्योंकि सकारात्मक सोच होगी तभी हम अपने इस जो एक नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया हमारे समाज में, तभी हम उस पर विजय हासिल कर सकते हैं और इस कोरोना को जरूर आसानी से भगा सकते हैं। इसमें हमारा, आपका, समाज का सबका योगदान अति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। राजीव का मैं रुख करूंगा। राजीव, हम देख रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं, सरकार दावा कर रही है कि हम लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं, उनकी स्थिति बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि लोगों को ऑक्सीजन के लिए तरसना पड़ रहा है। दिल्ली में जो लोग हैं, समाज की अगर हम बात करें, क्या उनकी तरफ से सहयोग मिल पा रहा है लोगों की मदद के लिए? क्या लोग निकल रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर हम तस्वीरें देखें तो लगातार लोग मदद करने की तो कोशिश कर रहे हैं, जमीन पर क्या है? लॉकडाउन की और कहीं ना कहीं लोगों को सुविधाएं देने की, तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर संस्थाएं बिल्कुल सामने आई हुई है। यहाँ तक कि हमने भी दिखाया था कश्मीरी जेट मोरी के बस अड्डे के बाहर जो कुछ लोग जो ऐसे थे जो संस्था के थे और वो कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूर जो जा रहे थे गांव, अपने गांव जाना चाहते थे बसों के द्वारा या फिर बस अड्डों पे खड़े हैं और जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, यानी कि रिक्शे वाले हैं, बैटरी रिक्शे वाले हैं, लगातार वो कहीं ना कहीं अभी भी बाहर निकले हुए जो दिल्ली से अभी छोड़कर नहीं गए, उनके लिए कहीं ना कहीं खाने की व्यवस्था की जा रही थी और लगातार खाना दिया भी जा रहा था।
मगर अगर इस वक्त में कहीं ना कहीं सरकारों की तरफ से थोड़ी मदद होती तो कहीं ना कहीं मजदूरों की बात करें या फिर प्रवासी मजदूरों की बात करें तो उनके लिए कुछ ना कुछ राहत हो सकती थी, मगर कहीं ना कहीं सरकारों ने बिल्कुल लापरवाही की और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को अब खामियों जो है सबक लेना चाहिए था और कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जानी चाहिए थी, मगर अभी तक स्थिति कंट्रोल नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। मगर एक चीज समझ नहीं होगी, जनता ने जरूर लापरवाही की है और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा सरकारों को भी भुगतना पड़ा, क्योंकि सरकार की तरफ से भी ढिलाई बरती गई थी। होली से पहले ही कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर सख्ती बरतने के लिए कहा गया था, मगर वो सख्ती फिर भी धरातल पर देखने को नहीं मिली। हमने लगातार दिखाया था, बाजारों के अंदर भीड़ थी और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के विधायकों से भी हमने बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने भी कैमरे पर आने मना कर दिया था। मगर कहीं ना कहीं इसके लिए कहीं दोनों ही जिम्मेवार है, जनता भी जिम्मेवार है और सरकारें भी जिम्मेवार है, क्योंकि लापरवाही दोनों तरफ से बढ़ती गई है और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी दोनों तरफ भुगतना पड़ रहा है। मगर कहीं ना कहीं अब स्थिति को संभालने के लिए जिस तरीके से अब लॉकडाउन को बढ़ाया गया है तो इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को थोड़ी सख्ती से पालन करना चाहिए। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके ऊपर थोड़ी सख्ती करनी चाहिए ताकि अभी जो खतरा बना हुआ है उसको कंट्रोल किया जा सके और अस्पतालों की स्थिति जो है वो थोड़ी सी सामान्य हो सके। जी अब राजीव, एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर हैं, आपने बीते साल भी लगातार मैदान में रहे लोगों के साथ आपने मदद भी की, लोगों के साथ आपने तमाम तरह की बातें भी की। इस बार की स्थिति को अगर हम समझने की कोशिश करें, क्या हालात अभी मौजूदा स्थिति में बेहतर होने की तरफ है या हालात अभी और बिगड़ रहे हैं? दिल्ली की स्थिति को अगर हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। आंकड़े की बात करें तो आंकड़े बिल्कुल ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे के में लगभग 23,000 आ जाते हैं, कभी 22,000 आते हैं, कभी 26,000 आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आंकड़े जरूर ऊपर नीचे हो रहे हैं। मगर बात करें परिस्थितियों की तो परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है, मगर कहीं ना कहीं संभालने के लिए जनता जो है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों या फिर केंद्र सरकार दोनों से गुहार कर रही है। मगर एक चीज स्पष्ट है, यहाँ राज्य सरकार की बात करें यानी कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, यहाँ पर दोनों के बीच में यानी दोनों ही सरकारों के बीच में तालमेल जरूर नहीं मिलता नजर आ रहा है। अगर तालमेल होता यानी कि वैसे 2020 के अंदर तालमेल मिला था और कहीं ना कहीं कंट्रोल की गई थी स्थिति को, वही स्थिति अब कहीं है तो 2021 के अंदर भी होनी चाहिए थी, मगर यहाँ पर तालमेल नहीं है। मगर इसी वजह से कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को फटकार लगाई, क्योंकि जिस तरीके से अस्पतालों के हालात है उसके लिए भी कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारें जिम्मेवार है। मगर अभी भी सबक समय रहते हुए दोनों ही सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि स्थिति को संभाला जा सके। मगर अभी भी कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल की बात करें या धरातल की बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारें आपस में तालमेल मिलाती हुई नजर नहीं आ रही है। एक दूसरे से संपर्क जरूर किया जा रहा है, मगर तालमेल का बिल्कुल अभाव देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। अविरल, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिन इलाकों में आप काम कर रहे हैं, वहां पर स्थिति आपको कैसी नजर आ रही है? क्या अभी मौजूदा स्थिति बेहतर होती हुई नजर आ रही है या अभी भी हम गंभीर स्थिति की ओर रुख कर रहे हैं? लोग, मोहित जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग जो है कहीं ना कहीं डर से अब जो है इस बीमारी को जो है सीरियसली ले रहे हैं पहले के मुकाबले में। पहले लोगों का एक बिहेवियर था, एक लोगों का रिएक्शन था इस बीमारी की तरफ, अब जो है लोग पहले से काफी सीरियस हुए हैं। जब उनको पता चलता है कि आज जो है किसी के घर में किसी का स्वर्गवास हो गया, किसी के घर में किसी का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद से लोगों में एक जो गंभीरता बनी हुई है, और वो गंभीरता खाली इस डर के कारण बनी हुई है कि कहीं मुझे अभी किसी अपने को ना खोना पड़े। बाकी लोगों तक जो ये कोविड-19 की जो बीमारी है, ये लोगों तक एक डर के माध्यम से अपने आप पे कंट्रोल पा रही है। लोग इससे पहले बिल्कुल भी डर नहीं रहे थे, लेकिन अब जो ये आंकड़े बहुत भयावान जो है आंकड़े लोगों के बीच में जा रहे हैं कि अभी तो हमारे जो केसेस है काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, उन केसेस को देखते हुए लोग डरे हुए हैं, इसलिए वो अब पहले से ज्यादा ठीक हो गए हैं और चीजों का पालन कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता है कि जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं सख्ती करे और लोगों तक ऐसी कोई व्यवस्था बनाए कि अनावश्यक वो ना दौड़े, और यदि वो कहीं घर के बाहर निकल रहे हैं तो उनके पास कोई एविडेंस हो कि हाँ मैं इस काम से, और ये बहुत ही आवश्यक काम है, मुझे दवा लेनी है और मुझे दूध लेना है बच्चे के लिए, उनके पास कोई ना कोई एविडेंस हो तो ही वो घर के बाहर निकले और उसकी एक कड़ाई से पालन कराया जाए, तभी इस पे हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो ये स्थिति जो हमारी बन रही है बहुत ही गंभीर और हो सकती है। बिल्कुल। अभी 10 सेकंड आपके पास है, अंतिम कमेंट आपका होगा, किस तरीके से आप लोगों से अपील करेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे? मुझे जॉन एफ कैनेडी जी हैं जो अमेरिका के पॉलिटिशियन थे, अच्छे बड़े पॉलिटिशियन थे, उन्होंने उनका एक वक्तव्य मुझे याद आता है, आस्क नॉट what your country has done for you, ask what you do for your country।
अर्थात आपके देश ने लिए आपके क्या किया ये मायने नहीं रखता है, आपने अपने देश के लिए क्या किया ये मायने रखता है। तो मैं बस सबसे यही अपील करूंगा कि ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, एक दूसरे की मदद कीजिए, खुल के सामने आइए, लोगों की मदद कीजिए। इस समय बिल्कुल भी राजनीति ना करें, सब एक दूसरे की आंख बंद करके मदद कीजिए, जाति पाति लोगों की मदद कीजिए, आरोप प्रत्यारोप से हमें बचने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। राजीव तिवारी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अविरल मिश्रा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश ये थी कि समाज जो आगे बढ़कर मदद कर रहा है वो सकारात्मक स्थिति के बेहतर रास्तों की तरफ क्या हम जा रहे हैं और क्या इन हालातों से अभी सुधार में कितने और वक्त लग सकता है, किस तरीके से हम हालात पर रोक लगा सकते हैं। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएनपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती। भूख